हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे अपनी लाइफ में। आपका मेरे YouTube चैनल पे कैरियर बनाओ में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मैं मंजर हुसैन आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने अपने इंट्रोडक्टिव वीडियो में आपसे कहा था कि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, यूपीएससी के बारे में, आईएएस के बारे में, आईपीएस के बारे में, आईआरएस के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है इसे कौन कंडक्ट कराता है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, आप आईएएस का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी। यूपीएससी फ्रेंड्स एक संस्था है जो संवैधानिक संस्था है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन किया हुआ आर्टिकल में आप देख सकते हैं। आर्टिकल 315 315 से 323 में ये मेंशन है कि यूपीएससी का गठन होगा। ठीक है, आर्टिकल हमारा जो संविधान है उसमें मेंशन है यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी होता है क्या है फ्रेंड्स? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि हमने बताया, ये एक संस्था है, ये एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी, आईएएस का, आईपीएस का, आईआरएस का, आईएफएस का। और फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आईएएस जो होते हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसका फुल फॉर्म है। इसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो आती हैं, जैसे डीएम है, एसडीएम है, और जितनी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें ये सारे ऑफिसर्स आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आईपीएस का नाम आपने सुना होगा, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज। उसमें कौन आते हैं? उसमें एसपी साहब आते हैं। आपके जो एसपी होते हैं वो चुनकर आते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। आईएएस के यूपीएससी इसे चुनती है और वो आईपीएस कहलाते हैं। और दूसरा होता है फ्रेंड्स एक आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। उसमें कौन होते हैं फ्रेंड्स? उसमें जो इनकम टैक्स, हायर लेवल के जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वो उसमें चुनकर आते हैं। और एक होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इंडिया की जो एम्बेसीज है बाहर दूसरे कंट्रीज़ में, वहाँ पे ये ऑफिसर्स चुनकर जाते हैं जो आईएफएस, जो अपने ऑप्ट करते हैं कि मुझे आईएफएस चाहिए, तो वो आईएफएस में जाते हैं, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। वो विदेशों में जाते हैं, जो इंडिया की एम्बेसीज होती है उसमें वहाँ पे काम करते हैं। जब उनका प्रमोशन होता है तो बाद में एम्बेसडर भी बनते हैं वो इंडिया के। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स इसके बारे में, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के बारे में। टोटल फ्रेंड्स जो यूपीएससी टोटल एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो तकरीबन 24 होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन है? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये इंपॉर्टेंट्स है। और इसके अलावा 24 इसी तरह से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है फ्रेंड्स। तो अब आइए हम ये जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के बारे में तो देख लिया हमने। अब इस एग्ज़ाम में हु कैन अपियर, कौन अपियर हो सकता है? क्या 10th के बाद कर सकता है? क्या ग्रेजुएशन के बाद अपियर हो सकते हैं आप? तो फ्रेंड्स इसमें जो भी ग्रेजुएट है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो आर्ट्स में हो, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स, कोई भी किसी भी चीज़ में आपका ग्रेजुएशन है फ्रेंड्स, आप इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। अब बात इसकी करते हैं फ्रेंड्स कि कितना परसेंट चाहिए। क्या हम बीए में जस्ट पास हैं तो क्या हम अपियर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका बीए में 33% है, यू कैन अपियर इन यूपीएससी एग्ज़ाम। अगर आपका 80% है तो भी अपियर हो सकते हैं, 40% है तो भी अपियर हो सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिटेशन इन यूपीएससी। यूपीएससी ने कोई मिनिमम क्राइटेरिया तय नहीं किया है। ओके, यू नीड टू हैव पासिंग मार्क्स इन ग्रेजुएशन, देन यू कैन अपियर इन यूपीएससी एग्ज़ाम। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी की। अब हम ये देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में कितने एज के लोग आ सकते हैं। क्या आप 18 साल के हैं तो आ सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, इसमें मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 21 ईयर्स। देख सकते हैं आप, 21 ईयर्स के अगर हो गए हैं आप, यू कैन अपियर इन दिस एग्ज़ाम। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसमें कितने साल तक हम दे सकते हैं और कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ज़िंदगी भर देते रहें, नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अब इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए अलग है। आप इसमें देखिए अपनी स्क्रीन पे फ्रेंड्स, इसमें जो जनरल के लिए जो अटेम्प्ट है, जनरल कैंडिडेट के लिए उसमें 32 ईयर्स, वो 21 साल से 32 साल तक जनरल स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो 21 से 32 साल तक दे सकते हैं। और इसकी जो अटेम्प्ट है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, कितनी बार आप वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, वो 6 बार बैठ सकते हैं फ्रेंड्स। 21 से 32 साल के बीच में 6 बार सिर्फ दे सकते हैं वो, ये जनरल कैंडिडेट की। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को चाहिए मैक्सिमम एज 21 से 35 साल, मैक्सिमम एज 35 साल तक ओबीसी के कैंडिडेट दे सकते हैं।
और कितनी बार दे सकते हैं, कितनी अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो फ्रेंड्स वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं ओबीसी के कैंडिडेट। और अगर हम SC/ST की बात करें तो SC/ST के कैंडिडेट 21 साल से 37 साल तक दे सकते हैं। कितना अटेम्प्ट, उनका अटेम्प्ट का कोई मेंशन नहीं है फ्रेंड्स, वो 21 से 37 साल में चाहे तो जितना भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। 37 साल पूरा होने के बाद वो नहीं दे सकते, 21 से 37 के बीच में वो चाहे तो जितना भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, 15-16 दे सकते हैं। ओके, ये तो फ्रेंड्स हो गई इसकी बात, कितने अटेम्प्ट्स और एज की बात। और डिसेबल्ड की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो डिसेबल्ड हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप है, जिसके हाथ पैर या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो वो कितना साल तक दे सकते हैं फ्रेंड्स, वो 21 साल से 42 साल तक दे सकते हैं। और उनका अटेम्प्ट भी उसी तरह से है जिस तरह से SC/ST का है कि वो 21 से 42 साल में जितना भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, देयर इज़ नो बाउंडेशन। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स, हमने इसकी बात कर ली। अब हम देखेंगे इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला जो है वो PT है, प्रीलिमिनरी टेस्ट। दूसरा क्या है, मेंस। तीसरा क्या है, इंटरव्यू। तो हम फ्रेंड्स इसको एक एक करके हम देखेंगे कि इसका क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम PT की बात करेंगे फ्रेंड्स कि PT जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम इसमें लिया जाता है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे पेपर 1 PT में। पेपर 1 जो होता है फ्रेंड्स वो GS जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको 200 मार्क्स चाहिए, 200 मार्क्स मिलेंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। अगर हम पेपर 2 की बात करें फ्रेंड्स, तो पेपर 2 को CSAT कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। 2011 में ये CSAT इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले फ्रेंड्स, उससे पहले PT का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हुआ करता था। और ये जो CSAT एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होंगे। अगर 33% मार्क्स CSAT में नहीं लाते हैं पेपर 2 में, तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपकी ये जो PT पेपर 1 है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। उसमें फ्रेंड्स देखेंगे आप करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड जनरल साइंस से क्वेश्चन होगा। और CSAT की अगर हम बात करें तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बेसिक न्यूमरेसी के क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि ये UPSC जो मेन एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के क्या पैटर्न है उसका। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं UPSC मेंस में। 9 पेपर में देख सकते हैं आप, इसमें पेपर 1, पेपर A, पेपर B। पेपर A और पेपर B क्या है फ्रेंड्स, ये क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर है, जिसमें पेपर A में क्या है फ्रेंड्स, आपको कंपलसरी इंडियन लैंग्वेजेस आपको रखने होंगे। एक लैंग्वेज रखना होगा जो 8th शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन है। और पेपर B में आप देखेंगे तो उसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज आपको रखना कंपलसरी है सबके लिए। ओके, और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो 2 पेपर हैं फ्रेंड, ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं। ठीक है, इसमें आपको 300 मार्क्स के हैं और 3 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें जस्ट क्वालिफाई करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं इसमें तो आगे आपके पेपर चेक नहीं होंगे GS वगैरह के और ऑप्शनल के। अब हम पेपर 1 की बात करें फिर फ्रेंड्स, तो उसमें क्या है, एसे है। एसे कितने नंबर का, 250 मार्क्स का एसे है और उसमें 3 आवर्स मिलेंगे, 3 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स हम पेपर 2 में, तो इसमें GS1, GS2, GS3 एंड GS4 है। ये कितने मार्क्स के होंगे, ये 250 मार्क्स के हैं फ्रेंड्स और इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर 6 की फ्रेंड, तो इसमें क्या है, ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर क्या, आप कोई भी ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में जो भी वो भी चूज कर सकते हैं, नहीं है तो उसके अलावा भी चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसमें क्या है, पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। ये भी 250 एंड 250 का है। इस तरह से टोटल अगर हम देखें फ्रेंड्स, टोटल मार्क्स जो मेंस में कितना हो गया, 1750 मार्क्स का मेंस हो जाता है फ्रेंड। और अगर इंटरव्यू को मार्क इसमें ऐड कर दें तो इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, 275। इस तरह से टोटल मार्क्स कितने हो गए, 2025 मार्क्स का एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराती है, जिसका जो मेरिट में जुड़ता है फ्रेंड्स, मतलब जिसका लिस्ट जो फाइनल सिलेक्शन जिसकी वजह से होता है, तो वो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 2025। अब अगर हम फ्रेंड्स आगे आकर अगर हम इसकी बात करें, सिलेक्शन की बात करें, तो सिलेक्शन में हम देख सकते हैं कि 2018 में UPSC टॉपर थे कनिष्क कटरिया। उसने इस एग्ज़ाम में 1121
नंबर लाया था उसने टोटल, मतलब 2025 में इसने 1121 नंबर लाया था और उसका सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स 2025 नंबर ये टोटल नंबर है, अगर उसमें आप आधा परसेंट 50% भी मार्क्स लिया आते हैं तो आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा यूपीएससी में। ओके, और फ्रेंड्स अगर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019 का कट ऑफ अगर हम देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि जनरल जो कैंडिडेट है उसका प्री में जो पीटी एग्जाम है, जनरल कैंडिडेट को 98 में उसका सिलेक्शन हो गया था। और मेन एग्जाम की बात करें हम 751 मेन एग्जाम में जो जनरल कैंडिडेट है उसका 751 में इंटरव्यू कॉल हो गया था। और अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें फ्रेंड्स तो 961 में फाइनली सिलेक्शन हो गया था जनरल कैंडिडेट का। उसी तरह से पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी क्या था, उनका पीटी 90 नंबर पे 90 जिसका था वो मेंस के लिए उनको ऑफर किया गया था। ठीक है, उसी तरह से पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं कि किसका कट ऑफ प्री में, मेंस में और फाइनल सिलेक्शन में क्या था। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स इसकी। और फ्रेंड्स अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कौन कर सकता है। ठीक है, मैं और बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सारे लोग जो 11-12 में हैं वो भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो जस्ट ग्रेजुएट है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए जो जितनी इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड वो मैंने आपको दे दी है और मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो टिल देन अगले वीडियो तक मिलते हैं फिर। गुड बाय।